मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विगत कक्षाओं को जिस तरह से विलम्ब हुआ है, जिस तरह से मैं नहीं था, बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को नोटिफिकेशन में बताया था, इंट्रो में बताया था कि किसी विशेष कारण की वजह से मैं बाहर चला गया था। तो जब मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आगे आप लोगों से बात करूँ। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि अब जो है कभी भी वीडियो आपकी नागा ना हो, एक भी गैप ना हो और हर दिन मैं आपके सामने ऐसे ही क्लास को लेके आता रहूं। तो मित्रों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है असम के बारे में, जो यूपीएससी और पीएससी के बच्चों के लिए खासकर महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असम के बारे में आज एक आलेख मैं डिस्कस करूँगा जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए आइए ले चलता हूं मैं आपको असम के उस दृष्टिकोण की तरफ जो प्री कम टू मेंस यूपीएससी पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शांति की राह पर असम। भारत का पूर्वोत्तर वह क्षेत्र जिसे सूर्य की किरणें देश में सबसे पहले प्रकाशित करती हैं। सूर्य का प्रवेश द्वार होने के साथ ही भारत का पूर्वोत्तर पहाड़ों, नदियों और मैदानों की भौगोलिक विविधता एवं यहाँ रहने वाली अनेक जनजातियों व उनकी अनूठी संस्कृतियों के समागम से युक्त एक रमणीय स्थान है। हालांकि पूर्वोत्तर की यही जनजाति व सांस्कृतिक विविधता यहाँ संघर्ष और अशांति को भी जन्म देती है। आज़ादी के बाद से आज तक पूर्वोत्तर में कई हिंसक संघर्ष हुए। इनमें से कई संघर्षों का समाधान किया जा चुका है। 1986, नोट कर लीजिएगा, 1986 में मिजोरम में शांति स्थापित करने के लिए किया गया समझौता इसका एक बड़ा उदाहरण है। साथ ही कई हिंसक संघर्षों की समाप्ति की दिशा में निरंतर कार्य जारी है। इसका एक प्रमुख उदाहरण वर्तमान में नगा समझौता पर जारी वार्ताएं हैं। इसी क्रम में 27 जनवरी 2020 को भारत सरकार और असम सरकार व असम के बोडो आंदोलन में शामिल सभी गुटों ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह माना जा रहा है कि समझौते पर हस्ताक्षर के बाद असम की 5 दशक से अधिक पुरानी बोडो समस्या का अंत होगा तथा असम और समूचे पूर्वोत्तर भारत में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रस्तुत लेख में हम बोडो समस्या के इतिहास व बोडो समझौतों के प्रावधानों की चर्चा करते हुए असम में शांति स्थापना हेतु इसके महत्व एवं इससे जुड़ी चिंताओं का समग्र विश्लेषण करेंगे। आइए बात करते हैं क्या है बोडो समस्या। बोडो असम राज्य के सबसे आरंभिक निवासियों में से एक नृजातीय व भाषाई समुदाय है। संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत इन्हें मैदानी अनुसूची जनजाति का दर्जा प्राप्त है। बोडो समस्या के बीज तभी बो दिए गए थे जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारत के जनजाति बहुल पूर्वोत्तर इलाके में भूमि पर कब्जा किया। इसमें असम के बोडो बहुल इलाके भी शामिल थे। इसके बाद 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेज़ों द्वारा चाय के बागानों में कार्य करने के लिए देश के शेष भागों से श्रमिक यहाँ लाए गए। बाहर से असम में आने वाले श्रमिकों में मुख्यतः तबके पूर्वी बंगाल और मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों से आने वाले लोग शामिल थे। अपनी भूमि पर बाहर से आए लोगों की आमाद को बढ़ता देख बोडो समुदाय व अन्य स्थानीय मैदानी जनजातियों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया। इसके फलस्वरूप बोडो समुदाय का राजनीतिक एकत्रीकरण आरंभ हुआ और 1928-29 में भारत आए साइमन कमीशन को बोडो नेता काली चरण ब्रह्मा द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बोडो समुदाय हेतु स्वायत्तता की मांग की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इनकी कुछ मांगों को माना भी गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी बोडो समुदाय की क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगें सीमित रूप से उठती रहीं। 1960 के दशक में जब देश में भाषाई आंदोलन अपने चरम पर था तो वे भाषाई पहचान के आधार पर हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों का गठन किया गया। तब बोडो समुदाय के लोगों में भी अलग बोडो भाषी राज्यों को लेकर आशा जगी और इसके परिणाम स्वरूप 1967 में असम मैदानी जनजाति परिषद और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ABSU की स्थापना होती 1967 में। इन्होंने असम के मैदानों में निवास करने वाली जनजातियों के लिए उदयाचल नामक एक पृथक राज्य की मांग उठाना आरंभ किया। इस दौरान बोडो साहित्य सभा नामक एक संस्था द्वारा बोडो भाषा को अधिक पहचान दिलाने हेतु
असमिया भाषा को लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग की मांग को आंदोलन के द्वारा जारी किया गया। तत्कालीन असम सरकार ने इस आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया, जिसने बोडो उग्रवाद को जन्म दिया। इसके बाद 1986 आते आते बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियंस ABSU द्वारा एक अलग राज्य बोडोलैंड की मांग शुरू कर दी गई। उल्लेखनीय है कि 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौता भी अलग बोडोलैंड की मांग कर रहा है, कि जोर पकड़ने का अहम कारण रहा है। समझौते में असमिया पहचान के संरक्षण पर काफ़ी बल दिया गया, जिससे बोडो समुदाय के लोगों को यह लगा कि समग्र असमिया पहचान में उनकी अपनी पहचान के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया। 1986 में ही एक बोडो उग्रवादी गुट के रूप में बोडो सुरक्षा बल का गठन किया गया। इसके बाद के वर्षों में अन्य कई बोडो उग्रवादी समूह अस्तित्व में आए। असम ने भीषण हिंसा का दौर देखा। इसके बाद 1990 में ABSU द्वारा सरकार से वार्ता आरंभ की गई। इन वार्ताओं की परिणत फरवरी 1993 के पहले बोडो शांति समझौते के रूप में हुई। इसके तहत एक बोडोलैंड स्वायत्त परिषद की स्थापना की गई। हालांकि 1993 के समझौते का असम सरकार द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन न किए जा सकने के कारण ABSU नेताओं का एक समूह मुख्य धारा से अलग हो गया और बोडो लिबरेशन टाइगर्स नामक उग्रवादी संगठन की स्थापना की। इसी बीच बोडो सुरक्षा बल ने अपना नाम बदलकर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB कर दिया। इसके बाद असम में भी पुनः भीषण हिंसा का दौर देखा गया। हिंसा के इस चक्र में 2003 में विराम तब लगा जब भारत सरकार, असम सरकार व उग्रवादी गुटों के मध्य दूसरा शांति समझौता हुआ। इस समझौते द्वारा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट BTAD स्थापित किया गया। BTAD के अंतर्गत असम के उदलगुड़ी, चिरांग, कोकराझार और बक्सा जिला शामिल किया गया। इसके बाद 2004 में सरकार और NDFB के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत NDFB द्वारा अपनी हिंसक गतिविधियां रोक देने पर सहमति जताई गई। हालांकि NDFB के आंतरिक गुटों के मध्य असहमति के चलते यह व्यवस्था लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी और NDFB डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया। इसके बाद असम में पुनः हिंसा व उग्रवाद का दौर आरंभ हो गया। असम और केंद्र सरकार द्वारा पुनः उग्रवादी गुटों को बातचीत की मेज पर लाने के प्रयास किए गए व अंततः सरकार इसमें सफल हुई। NDFB के सभी गुटों तथा ABSU ने असम व भारत सरकार के साथ तीसरा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब हम बात करेंगे बोडो समझौते में प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। 2020 के बोडो समझौतों में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि बोडो समुदाय की मांगों का समग्र व अंतिम समाधान असम राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखते हुए किया गया। इसका अर्थ यह है कि बोडो संगठन एक अलग राज्य की मांग न करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही समझौते द्वारा 2003 में गठित BTAD को बोडो प्रादेशिक क्षेत्र, बोडो टेरिटोरियल रीजन BTR के रूप में परिवर्तित करने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा समझौते में संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत एक आयोग की स्थापना किए जाने की बात की गई है। आयोग BTAD सटे गांव में जनजातीय जनसंख्या की जांच करेगा और यह बताएगा कि कौन कौन से गांव BTR का विस्तार कर उसमें शामिल किए जा सकते हैं और किन गांवों को BTR से बाहर किया जा सकता है। इस आकलन का आधार गांवों में बोडो जनसंख्या को बनाया जाएगा। इसके फलस्वरूप BTR में बोडो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी और यहाँ बोडो व गैर बोडो समुदायों के बीच टकराव की संभावना न्यूनतम की जा सकेगी। इसके साथ ही वर्तमान BTAD से बाहर बोडो गांवों के विकास के लिए एक बोडो कचारी कल्याण परिषद की स्थापना की गई। नाम याद कर लीजिएगा, बोडो कचारी कल्याण परिषद की स्थापना असम सरकार द्वारा की जाएगी। समझौते द्वारा बोडो भाषा को मान्यता प्रदान करते हुए यह कहा गया है कि असम सरकार बोडो भाषा को राज्यों में सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित करेगी और बोडो माध्यम विद्यालयों के लिए अलग निदेशालय की स्थापना करेगी। समझौते के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि सभी NDFB गुट हिंसा का मार्ग छोड़कर आत्मसमर्पण करेंगे व मुख्य धारा में शामिल होंगे। आत्मसमर्पण हेतु उन्हें समझौते के बाद 30 दिन तक का समय दिया जाएगा। हालांकि सभी गुटों ने समझौते पर हस्ताक्षर होते ही आत्मसमर्पण कर दिया। समझौते में भारत और असम सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले गुट के सदस्यों के
पुनर्वास की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान किया गया है। दोनों सरकारें इस उद्देश्य से असम के बोडो क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं में 1500 करोड़ रुपए व्यय करेंगी। साथ ही बोडो आंदोलन में मारे गए लोगों में से प्रत्येक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। समझौते में बोडो आंदोलन के दौरान दायर किए गए मुकदमों के संदर्भ में भी व्यवस्था की गई है। जिन व्यक्तियों पर दायर किए गए मुकदमे जघन्य प्रकृति के नहीं हैं वह मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और जो मुकदमे जघन्य अपराधों से संबंधित हैं उनके केस टू केस आधार पर समीक्षा की जाएगी। आइए बात करते हैं उग्रवाद और भारतीय राज्य की प्रतिक्रिया पर। बोडो समझौता यथार्थ के धरातल पर उतरने के साथ ही भारतीय राज्य की उग्रवादी संघर्षों के विरुद्ध प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति पुनः चर्चा का विषय बनी है। दरअसल भारत में लगभग सभी आंतरिक संघर्षों की एक साझी प्रवृत्ति रही है और इसी के अनुरूप भारतीय राज्य की प्रतिक्रिया भी एक प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। यही इस बार के और इससे पहले के बोडो समझौतों में भी देखा गया है। उग्रवादी व अलगाववादी संघर्षों के प्रति अपना सटीक प्रतिक्रिया के कारण ही भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अकेला ऐसा देश है जो इतनी क्षेत्रीय व सामाजिक विविधता के बावजूद अपनी अखंडता बरकरार रख सका है। सोवियत संघ व पाकिस्तान विश्व युद्ध के बाद के 2 प्रमुख उदाहरण हैं जो अलगाववादी आंदोलन के कारण बट गए। दरअसल देश में जब भी कोई उग्रवादी या अलगाववादी आंदोलन जन्म लेता है तो उग्रवादियों द्वारा हिंसा और राज्य के बलों की प्रतिक्रिया का एक चक्र शुरू होता है। आरंभ में उग्रवादी आंदोलन में ऊर्जा, प्रेरणा और हथियारों की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है, अतः यह हिंसा भीषण होती है और उग्रवाद अपने चरम सीमा पर आ जाता है। वह ऐसा लगने लगता है कि समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल सकेगा। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में सरकार यह ध्यान रखती है कि हिंसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया में संघर्षरत गुटों के नेता न मारे जाएं और शांति वार्ता का विकल्प बना रहे। फिर वह चरण आता है जब संघर्षरत गुटों को यह लगने लगता है कि अपनी अखंडता बरकरार रखने की भारतीय राज्य की इच्छा शक्ति इतनी अडिग है और सरकार व सशस्त्र बलों के पास इतने अधिक संसाधन हैं कि उनका संघर्ष कभी हिंसा के रास्ते सफल नहीं हो सकता है। इसी बिंदु पर उग्रवादी गुटों के नेता सरकार से वार्ता करने को सहमत होते हैं और सरकार इनकी सभी समस्याओं को सुनकर एक समाधान पर पहुंचती है। उग्रवादी संघर्षों की जड़ में सामान्यतः पहचान का संकट व राजनीतिक स्वायत्तता की मांगें होती हैं, अतः सरकार संविधान के दायरे में रहकर इन समूहों को स्वायत्तता देकर इन्हें राजनीतिक मुख्यधारा में ले आती है। साथ ही हिंसक संघर्ष के दौरान इनके द्वारा किए गए अपराधों के संदर्भ में भी इन्हें छूट व पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जाती है। यही प्रवृत्ति हालिया बोडो समझौतों में भी देखी गई है। 2008 में एनडीएफबी द्वारा किए गए भीषण बम धमाकों में जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए, इसकी समस्या कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सरकार द्वारा अंततः सभी एनडीएफबी गुटों यहाँ तक कि 2008 के उक्त बम धमाकों के मुख्य आरोपी रंजन दयमारी को भी शांति वार्ता में आमंत्रित किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय राज्य एक और भीषण उग्रवादी संघर्ष का समाधान खोज लिया गया। बोडो समझौता संबंधित चिंताएं क्या क्या हैं? हालिया बोडो समझौता लगभग आधी सदी पुराने एक बड़े विवाद का अंतिम समाधान माना जा रहा है। हालांकि असम में निवास करने वाली कई अन्य जनजातियों द्वारा समझौते को देखकर चिंता व्यक्त की गई और इसका विरोध किया जा रहा है। सबसे प्रमुख चिंता बीटीएडी में रहने वाले गैर बोडो आदिवासी और मुस्लिम समुदाय में उत्पन्न असुरक्षा का भाव है। इनकी चिंता यह है कि बोडो समस्या के लिए खोजा गया यह समाधान एक गैर बोडो समस्या को भी जन्म दे सकता है। दरअसल जनजातियों के संदर्भ में असम विविधता युक्त राज्य है और यदि किसी एक समूह को सरकार द्वारा कुछ रियायतें दी जाती हैं तो शेष समूहों को अपनी पहचान पर संकट नजर आने लगता है। अतीत में बोडो आंदोलन की उत्पत्ति का एक कारण यह भी था, अतः असम में एक नया जनजातीय आंदोलन उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक अन्य चिंता आयोग द्वारा नए बनने वाले बीटीआर में गाँव को शामिल करने को लेकर भी है। इस प्रक्रिया के दौरान भी यहाँ बोडो व गैर बोडो जनसंख्या के बीच संघर्ष की आशंका देखी जा रही है। साथ ही ऐसे अन्य उग्रवादी गुट जो वर्तमान में सरकार के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं भी बोडो समझौते से उदार प्रावधानों के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। एक अन्य चिंता समझौतों
द्वारा बोडो आंदोलन के दौरान हुए अपराधों को क्षमा करने व उनकी समीक्षा करने को लेकर है। दरअसल आंदोलन के दौरान कई बार उग्रवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया। इनके पीड़ित परिवार अपराधियों को मुक्त कर दिए जाने की आशंका से भी चिंतित हैं। आगे की राह क्या हो सकती है? बोडो आंदोलन में शामिल सभी पक्षों को वार्ता में शामिल कर इस समझौते का अंजाम तक पहुंचाने का सरकार का प्रयास अवश्य ही सराहनीय है। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद भी सरकार के समक्ष कुछ बड़ी चुनौतियां रहेंगी, जिनका समाधान किया जाना अवश्य संभावी होगा। उग्रवाद में शामिल लोगों का पुनर्वास ऐसी ही एक प्रमुख चुनौती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सभी लोग समाज में सुचारू रूप से समावेशित हो जाएं व एक सम्मानित जीवन जी सकें। साथ ही ऐसी परिस्थितियां ना निर्मित हों जिनके चलते वे वापस हिंसा का रास्ता अपनाने को विवश हों। एक अन्य चुनौती इस समझौते को सुचारू क्रियान्वयन को लेकर भी रहेगी। ध्यातव्य है कि इससे पहले भी 2 समझौते हो चुके हैं और उनकी कुछ सीमाओं के चलते ही इस समझौते की आवश्यकता देखी गई है। असम व समूचा पूर्वोत्तर भारत देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अतः इस क्षेत्र में शांति स्थापना करने व उस शांति को बरकरार रखने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह होगी कि असम और भारत का पूर्वोत्तर उग्रवाद हिंसा व संघर्ष के लिए नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक सुषमा, सामाजिक विविधता व विकास के लिए देश और पूरे विश्व में विख्यात हों। मित्रों, ये तो रहा आलेख मेंस के लिए। अब आप इसमें मैं जिन पॉइंटों को बोल रहा हूँ वो प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे असम का जो समझौता हुआ है तीसरा, ये किस डेट को हुआ है? तो 27 जनवरी 2020 को भारत सरकार, असम सरकार व बोडो समूह के मध्य शांति समझौता किया गया है, 27 जनवरी 2020 को। फिर बोडो समस्याएं क्या क्या है? असम में बोडो समुदाय के लोगों के लिए अलग राज्य की मांग लंबे समय से की जा रही थी। 1980 के दशक में इसने हिंसक रूप धारण कर लिया। 1993 में 2003 में 2 बोडो समझौते हुए जो पूरी तरीके से सफल नहीं हो सके। उक्त समझौते असफल होने के बाद असम में निरंतर हिंसा व उग्रवाद का दौर देखा गया। अब बात करेंगे वर्तमान समझौते की, तो आंदोलन से जुड़े अस्त्रधारी काडरों का आत्मसमर्पण कराया जाएगा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। नंबर 2, बोडो भाषा को असम की सहायक आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा। नंबर 3, वर्तमान बोडो स्वायत्त क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। अब चिंताओं, सरकार की चिंता क्या क्या है, इस पर भी हम शॉर्टकट में बात करेंगे। समझौते का सुचारू क्रियान्वयन न होने पर बोडो आंदोलन के पुनर्जीवित होने की आशंका। नंबर 2, बोडो समझौते के उदार प्रावधानों के चलते असम में अन्य जनजातीय संघर्षों की उत्पत्ति की आशंका की बात की जा रही है। तो मित्रों, आज के लेख पर आधारित संभावित प्रश्न जो पूछे जाएंगे यूपीएससी और पीएससी में, वो आप लोग नोट कर लें। बोडो समस्या का संक्षिप्त वर्णन करते हुए 2020 में हुए बोडो समझौते के महत्व का विश्लेषण करें। प्रश्न एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बोडो समस्या का संक्षिप्त वर्णन करते हुए 2020 में 2020 में हुए बोडो समझौते के महत्व का विश्लेषण करें। आज के इस लेख को आप ठीक से देखिएगा, 1 2 3 बार सुनिएगा और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ जहाँ मैंने बताए हैं उसको नोट कर लीजिएगा। और जो प्रश्न मैंने अभी दिया है इसको 250 से 300 शब्दों में आप लोग अच्छे से नोट करके लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर 8299033374 पर या फिर यूट्यूब पर कमेंट करके इसके बारे में लिख के मुझे बताइएगा। और मुझे अच्छा लगेगा यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 8299033374 पर मेरे व्हाट्सएप पर एक सादे पेज पर लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर मुझ तक भेजेंगे और उसमें जो गलतियां होंगी, जो कमियां होंगी, उसको मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मित्रों, आज का आलेख यहीं समाप्त कर रहा हूं और चलते चलते आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि कोरोना संकट काल में पूरे विश्व की जगह भारत भी अब इसकी जकड़ में मजबूती से बंध गया है। तो समय समय पर अपने आप को सतर्क रखिए। लेकिन मैं आपको एक बार एक वीडियो में बता चुका था कि वायरस का स्तर इतना मजबूत नहीं रह गया भारत में। भारत की लोगों की इम्यून सिस्टम पावर और अन्य देशों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर स्वस्थ होने की कगार ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप लोग खुलेआम घूमें, मास्क पहनें। अगर मास्क नहीं पहन सकते हैं तो ये इस टाइप का एक रुमाल ले लें, उसको घुमा के अपने फेस पर बांधे रहें। और मित्रों, बाहर जाएं तो हेलमेट का प्रयोग करें। आजकल वर्तमान में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आवश्यकता अनुसार ही बाहर जाएं और मेरे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दिया करें, क्योंकि आप लोग मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तो मैं डिमोरलाइज हो जाता हूँ, हतोत्साहित हो जाता हूँ।
तो आज का आलेख यूपीएससी पीएससी के लिए एक स्वर्णिम आलेख है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार सुने और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें। ये करंट का मुद्दा है जो आने वाले प्रश्न पत्र में यूपीएससी पीएससी के पूछा जाने वाला है, या पूछा जा सकता है, या पूछा जाएगा। तो मित्रों, आज का ये अंक आपके उत्तम स्वास्थ्य के साथ एक बार फिर से फ्यूचर आईएएस एकेडमी उसकी टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत।